Good morning, everybody. Now, today we'll be discussing in detail the paper which was held in November 24 of indirect tax laws. कईयों को ये पेपर एवरेज लगा, कईयों को इजी भी लगा होगा और कईयों को हार्ड भी लगा होगा. तो एक एक चीज़ का अब यहाँ पे हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे कि किस तरह के एडजस्टमेंट्स थे. पेपर पैटर्न में ऐसा सच कोई बदलाव नहीं हुआ है. फंडामेंटली वही पेपर पैटर्न है जो पहले भी आ रहा था. जहाँ तक इजी और हार्ड का सवाल है, डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन. अगर आपने सही से तैयारी की हुई है, पूरी अच्छी से बुक्स पढ़ी हुई हैं इन डेप्थ, तो कोई डिफिकल्टी एज सच आपको नहीं आनी चाहिए. परंतु आप अगर शॉर्टकट्स अपना रहे हो, समरी मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, समरी इससे कर रहे हो, तो बट नेचुरल है परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं आती. लिख के करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और यहाँ भी जैसे जैसे अब हम आगे डिस्कस करेंगे, वर्किंग नोट्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, let us discuss the same. We will be discussing the first question now. The first question generally comprehensive question होता है and covering all the aspects. तो पहला देखिए, Such and Shuddh Limited is a registered supplier of taxable goods and services in रायपुर. कहाँ पे ये रजिस्टर्ड है? इन रायपुर. रायपुर के अंदर क्या है? ये रजिस्टर्ड है. टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं एंड दे आर रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ से छत्तीसगढ़, रायपुर, अंडर रेगुलर स्कीम. तो कंपोजिशन स्कीम में ये नहीं है, रेगुलर स्कीम में है. हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज एट रायपुर, वेयर एज ब्रांच ऑफिस इज एट लुधियाना. एचओ तो इनका कहाँ है? रायपुर में है. और ब्रांच ऑफिस कहाँ पे है? लुधियाना में. ठीक है. इट फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर वेरियस एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल. मतलब इन्होंने क्या है, अप्रैल महीने की जो वेरियस एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस हैं उसके रिलेशन में आपको ये इंफॉर्मेशन फर्निश करी है. तो पहला पॉइंट देखिए, पहला है आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस, यानी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज है. पहला देखिए, सप्लाइड गुड्स टू माता दीन एंड सन्स. माता दीन एंड सन्स को माल सप्लाई किया है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ धनंजय एसोसिएट्स, अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. अब यहां पे बेसिक चीज क्या है, जैसे ही आपने देखा कि भाई जो असेसी है उसने माल किसको दिया है? माता दीन एंड सन्स को दिया है, जो कि कहां पे है? राजस्थान में है. पर किसके इंस्ट्रक्शन पे दिया है? धनंजय एसोसिएट्स के इंस्ट्रक्शन पे दिया है, जो कि रजिस्टर्ड है इन छत्तीसगढ़. तो ये केस हो गया बिल टू शिप मॉडल का. तो प्लेस ऑफ सप्लाई का पॉइंट आ गया यहां. और सेक्शन 10(1)(b) क्या कहता है? सेक्शन 10(1)(b) क्या कहता है? 10(1)(b) बता रहा है कि अगर आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं थर्ड पर्सन के, उसके बेसिस पे आप क्या है, गुड्स को सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? वो लोकेशन हो जाएगी उस पर्सन की जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है. तो यहां पे बेसिकली द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी व्हाट? द लोकेशन ऑफ द गुड्स, लोकेशन ऑफ द दिस थर्ड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द थर्ड पर्सन. वो कहां पे? छत्तीसगढ़ में है. भले ही से गुड्स की डिलीवरी कहां दी जा रही है? माता दीन एंड सन्स को दी जा रही है. बेसिकली दिस थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन है
ही इज डीम्ड टू हैव रिसीव्ड द गुड्स। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि एक तो पॉइंट अपना प्लेस ऑफ सप्लाई का आ गया, ये वर्किंग नोट में आएगा, और वर्किंग नोट साथ के साथ मेंशन करना है, वर्किंग नोट साथ के साथ मेंशन करना है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां पे है? लोकेशन ऑफ सप्लायर है आपकी छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर छत्तीसगढ़ में है। और 10(1)(b) के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो गई? छत्तीसगढ़ में हो गई, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी छत्तीसगढ़ में हो गई। तो ये हो गई इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये हो गई इंट्रा स्टेट सप्लाई, एंड सेम विल बी सब्जेक्ट टू CGST एंड SGST। सेम विल बी सब्जेक्ट टू व्हाट? CGST एंड SGST। अब आगे बोल रहा है द कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर डिलीवर द गुड्स एट बायर्स प्रीमाइसेस। कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि हम गुड्स को डिलीवर करेंगे कहां पे? बायर्स प्रीमाइसेस में, एंड इंक्लूड्स फिक्स्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ₹20,000 irrespective ऑफ द एक्चुअल फ्रेट पेड। अब फिक्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में चार्ज किया जा रहा है। तो बेसिकली ये क्या हो गई? कंपोजिट सप्लाई हो गई, क्योंकि डिलीवरी वॉज टू गिवन एट बायर्स प्रीमाइस। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया कि ये सप्लाई क्या हो गई? कंपोजिट सप्लाई हो गई। और जहां प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स है। जहां पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो गई? सप्लाई ऑफ गुड्स हो गई। बेसिक प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो गई? सप्लाई ऑफ गुड्स हो गई। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस विल बी इंक्लूडेड, ठीक है, भले से इट इज बीन सेपरेटली इंडिकेटेड इन द इनवॉइस, ये क्या रहेगा? इंक्लूड रहेगा, और गुड्स की रेट इस पे लगेगी। तो दूसरा पॉइंट आपको ये भी मेंशन करना है वर्किंग नोट के अंदर कि दिट इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, बेसिकली अ कंपोजिट सप्लाई, जहां प्रिंसिपल सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स एंड GST रेट ऑफ गुड्स विल बी एप्लीकेबल ऑन द सेम। तो इस 8 लाख रुपए पे अब ये मानेंगे कि 20,000 रुपए ऑलरेडी इस 8 लाख के अंदर इंक्लूडेड है, तो 8 लाख रुपए पे CGST लग जाएगा, जो भी गुड्स की रेट होगी, SGST लग जाएगा। अब जब हम नीचे पढ़ेंगे तो यार देखिए, अज्यूम रेट ऑफ CGST, SGST एंड IGST आर 9%, 9% and 18% for both inward and outward supply of goods and services, except transportation services, except transportation service, which is chargeable at rate of 2.5%, 2.5% and 5% CGST, SGST and IGST respectively। यानी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को छोड़ के 9% है। तो अब यहां तो अपने प्रिंसिपल सप्लाई की रेट लग रही है, बेसिकली 9% CGST लग जाएगा और 9% क्या है? SGST लग जाएगा। तो 72,000 तो आपके CGST लग गया और 72,000 रुपए ही आपके क्या लग जाएगा? SGST इस केस के अंदर लेविएबल होगा 72,000। तो दो एस्पेक्ट हो गए इसमें। देखो क्या क्या चीजें इससे कर ली। एक तो प्लेस ऑफ सप्लाई का एस्पेक्ट डिस्कस कर लिया, एक कंपोजिट सप्लाई का एस्पेक्ट डिस्कस कर लिया, ठीक है, दो चीज इसने यहां पे डिस्कस कर ली। तो अपन कहते हैं ना प्लेस ऑफ सप्लाई को तो आप भाई साहब C कैटेगरी में डाल दो, कई लोग कहते हैं हर चीज इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट, किसी को कोई कैटेगरी में नहीं डाल सकते। जब वो क्वेश्चन यहां आ जाएगा तो उसकी अपने आप कैटेगरी बदल जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ लोडिंग टेम्पो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू मिस्टर सुरेश, ठीक है, अमाउंट रिसीव अपन ने सेल कर दिया है लोडिंग टेम्पो, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के काम में आ रहा था, सुरेश को माल बेच दिया, टेम्पो बेच दिया। लोडिंग टेम्पो वॉज परचेज फॉर 4,80,000। लोडिंग टेम्पो अपन ने परचेज किया था 4,80,000 रुपए, एंड इट्स डेप्रिसिएटेड वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल वॉज ₹240। तो अपन ये मानते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन क्लेम किया है और उसकी जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू है 2,40,000 रुपए है। अब जब खरीदा था उस समय इस पे कोई क्रेडिट नहीं लिया था, नो GST क्रेडिट वॉज टेकन, अपन ने इस पे कोई ITC नहीं लिया हुआ है, ठीक है, एंड डिलीवरी ऑफ लोडिंग टेम्पो वॉज गिवन एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। तो अब एक तरह से सेकेंड हैंड गुड्स हो गए, सेकेंड हैंड गुड्स हो गई, ये सेकेंड हैंड गुड्स हो गए, और इसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू आ रही है 2,40,000 रुपए। बेचा है अपन ने
80, 180 के अंदर बेच दिया अपन ने इसको 180 के अंदर, तो अब ये वैल्यू आ गई नेगेटिव, ये वैल्यू आ गई नेगेटिव, तो यहां वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी नील, यहां वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी नील, और जीएसटी उस केस के अंदर क्या है, लगेगा नहीं। तो बेसिकली ITC हैज नॉट बीन टेकन ऑन द टेम्पो एंड द डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड ऑन द सेम, ठीक है। तो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, कंसीडरेशन विच हैज बीन रिसीव्ड माइनस द डेप्रिसिएटेड वैल्यू, मार्जिन स्कीम में अपन ने देखा था, ठीक है। हाउएवर चूंकि ये वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई इस केस के अंदर क्या मान ली जाएगी, नील मान ली जाएगी, और इस पे कोई एज सच डीएसटी लेवेबल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइडेड इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो ये आपको ये देखो, ये भी वैल्यूएशन के एस्पेक्ट से डील कर रहा है, ये भी वैल्यूएशन के एस्पेक्ट से डील कर रहा है। देन प्रोवाइडेड इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, sponsorship services to विधि एजेंसी अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, ये क्या पार्टनरशिप कंसर्न है, नहीं है, या ये क्या कॉर्पोरेट है, नहीं है, ठीक है, और रायपुर। तो अब यहां पे सिंस रेसिपिएंट इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट, सेम विल बी टैक्सेबल। अपन ने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड करी है एक तरह से, आउटवर्ड सप्लाई की एम्बिट में ये लिखा हुआ है, सेम विल बी टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आपको ये लिखना पड़ेगा, अब ये यहां आ गया 9(3) कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये टैक्सेबल होगा कैसे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, सिंस द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस क्या है, सिंस रेसिपिएंट इज प्रोप्राइटरी कंसर्न, सिंस रेसिपिएंट इज प्रोप्राइटरी कंसर्न। ये नोट, वर्किंग नोट आपका आना चाहिए। या इट वुड नॉट बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, क्योंकि जो रेसिपिएंट है इज बेसिकली, जब रिवर्स चार्ज कब लगता है, जब रेसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो, ये फॉरवर्ड चार्ज में लग जाएगा। और बेसिकली इट इज अ इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो 50,000 पे 9% CGST लग गया, और SGST लग गया, 9% CGST लग गया, 9% क्या है, SGST लग गया। अब नेक्स्ट देखिए, रिसीव्ड एज फाइन फ्रॉम विपुल अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर डिलेड सप्लाई ऑफ गुड्स। इन्होंने क्या किया, जो माल खरीदना था और डिले कर दिया सामने वाले ने, और उसके बदले इन्होंने फाइन रिसीव हुआ। Such payment was made as compensation for margin loss caused due to price reduction between the due date and the actual date of supply. तो जो इसको नुकसान हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए ये एक तरह से फाइन इनको मिला, और यहां पे कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस के रिलेशन में सर्कुलर आया था, अपन ने उस सर्कुलर को इन डेप्थ पढ़ा था कि जहां पहले कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो तभी तो इंडिपेंडेंट सप्लाई मानी जाएगी, कि भाई इस तरह का एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो टॉलरेटिंग एन एक्ट वाला जो कंसेप्ट चल रहा है वहां पे, तो ये एज सच सिंस देयर इज नो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, सेम कैन नॉट बी रिगार्डेड एज सप्लाई, सेम कैन नॉट बी रिगार्डेड एज सप्लाई, ये सप्लाई के एम्बिट में नहीं आएगा। बेसिकली जो फाइन है कैन नॉट बी रिगार्डेड एज कंसीडरेशन फॉर सप्लाई, ये कोई कंसीडरेशन नहीं है फॉर इंडिपेंडेंट सप्लाई, कोई अलग से ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। तो जब आप उसका सर्कुलर इन डेप्थ पढ़ा होगा तो ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी। तो इस पे भी कोई जीएसटी क्या है, लीविएबल नहीं होगा, सेम विल नॉट बी लीविएबल टू जीएसटी। तो जहां तक अपनी आउटवर्ड सप्लाई की बात है, आउटवर्ड सप्लाई के ट्रांजैक्शंस के अंदर अपनी लायबिलिटी आ गई 76,500, तो सीजीएसटी आ गया,
है ना, इन एग्रीगेट, और 76,500 आपके क्या आ जाएगा, SGST आ जाएगा। तो ये देखो, ये सप्लाई वाले चैप्टर में से आ गया। अगर अपन इन डेप्थ देखें, यहाँ पे RCM वाला चैप्टर चार्ज में से देख लिया। इसके अलावा ये एस्पेक्ट फिर वैल्यू में आ गया, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई भी आ गई, वैल्यू भी आ गई, कंपोजिट सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई सब आ गया एक तरह से। अब इनवर्ड ट्रांजैक्शन की बात करें, इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम वेरियस रजिस्टर्ड पर्संस, ये इंट्रा स्टेट परचेज है ऑफ गुड्स फ्रॉम वेरियस रजिस्टर्ड पर्संस, इंट्रा स्टेट परचेज की गई है। आउट ऑफ दिस 7 लाख गुड्स ऑफ 1 लाख was received on May 24, अप्रैल में नहीं आए, मई 24 में आए, ड्यू टू रायट्स इन द एरिया, बट इनवॉइसेस वर रिसीव्ड ऑन 30 अप्रैल 24। आईटीसी वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि भाई आपको कब मिलेगा, जब गुड्स आपके क्या आ जाए, रिसीव्ड। अगर एक से ज्यादा लॉट में आ रहे हैं तो जब लास्ट लॉट रिसीव होता है। तो यह 1 लाख का तो माल आया ही नहीं अपने पास, 1 लाख का तो माल आया ही नहीं है, इनवॉइस भले ही से आ गई हो, तो आपको आईटीसी 6 लाख रुपए पे मिलेगा, 6 लाख रुपए पे आईटीसी आपको मिलेगा। 1 लाख पे नहीं मिलेगा, ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स हैव नॉट बीन रिसीव्ड इन अप्रैल, द सेम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर आईटीसी। ये वर्किंग नोट में आपको लिखना है। तो 6 लाख रुपए पे आपको आईटीसी मिल जाएगा, और ये इंट्रा स्टेट है, तो 54,000 यहां पे CGST हो गया, 54,000 आपके क्या हो गया, SGST हो गया, 54,000 CGST हो गया, 54,000 SGST हो गया। फिर देखिए, रेंट पेड टू इंडियन रेलवे फॉर ऑफिस प्रीमाइसेस सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो प्रीमाइसेस कहां पे, छत्तीसगढ़ में। तो यहां पे जो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यहां प्लेस ऑफ सप्लाई तो छत्तीसगढ़ हो गई, ठीक है। अब जो सप्लायर है, ये मानते हुए कि भाई इंडियन रेलवेज का ऑफिस भी होगा छत्तीसगढ़ के अंदर, ऑफिस भी हो गया छत्तीसगढ़ के अंदर, तो यहां लग जाएगा CGST प्लस SGST, ये मानते हुए अजम्पशन तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अपन ने ये अब इंडियन रेलवेज है, तो बेसिकली द सेम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज, वहां पे ये चार्ज वाला चैप्टर तो पढ़ना अच्छी से। ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लग रहा है, RCM में टैक्स लग नहीं रहा है, तो ये 40,000 पे जो अपन ने टैक्स दिया है 9%, 3600 रुपए और 3600 रुपए, 9% यानी 3600 रुपए, 3600 रुपए, इसका आपको क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो जाएगा, एडमिसिबल हो जाएगा। सेम विल बी एलिजिबल फॉर से इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में ये जिक्र कर देना कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अब ये मानते हुए कि इंडियन रेलवेज का ऑफिस छत्तीसगढ़ में है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी छत्तीसगढ़ में ही है, प्लेस ऑफ सप्लाई बेसिकली ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगी, और उस पर CGST और SGST क्या है, लेविएबल होगा। चूंकि ये अपन ने यूज किया है अपने इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसलिए अपने को इसका ITC एडमिसिबल हो जाएगा। फिर देखिए, रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर विकास गुप्ता एन एडवोकेट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का एडवोकेट है और अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि इनको तो रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। डीलिंग विद GST अपील मैटर्स विद द कमिश्नर अपील्स। अब बेसिकली क्या है, अपन है बिजनेस एंटिटी, अपन क्या है, बिजनेस एंटिटी है, और ये मानते हुए कि अपन रजिस्टर्ड है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ये मानते हुए कि अपन रजिस्टर्ड है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो लिखना पड़ेगा कि वी आर बिजनेस एंटिटी एंड वी आर बीन रजिस्टर्ड इन द क्वेश्चन। तो यहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रहेगा, यहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रहेगा। तो RCM के देख लो कितने पॉइंट आ चुके हैं उसमें,
मैंने बोला था कि RCM 93 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रहेगा। अब यहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर है, कहां पे भाई, दिल्ली में। प्लेस ऑफ सप्लाई है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट छत्तीसगढ़ में। ये हो जाएगी इंटर स्टेट सप्लाई, ये हो जाएगी इंटर स्टेट सप्लाई। सेम विल बी सब्जेक्ट टू IGST। इस पे क्या लग जाएगा, IGST लग जाएगा। 1 लाख पे 18% IGST लेविएबल होगा। अब ये RCM के तहत लगेगा तो आपको ITC तो एडमिसिबल हो जाएगा, बट सेम इज टू बी पेड थ्रू ई कैश लेजर, थ्रू ई कैश लेजर। तो जब आप अपनी लायबिलिटी निकाल रहे होगे अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो ध्यान रखिएगा ये 18,000 रुपए आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से ही पे करना होगा। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से ही पे करना होगा। ये सर्विसेज का अपने को क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, एडमिसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द कंपनी हैज पेड 15,000 टुवर्ड्स एक्चुअल फ्रेट टू मिस्टर शैलेंद्र ऑफ छत्तीसगढ़। ये ट्रक ओनर है, शैलेंद्र इंडिविजुअल है, ट्रक ओनर है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टू मातादीन एंड सन्स, माल अपन ने सप्लाई किया है मातादीन एंड सन्स को राजस्थान में। शैलेंद्र हैज नॉट इशूड कंसाइनमेंट नोट। तो शैलेंद्र एज सच क्या है, देख क्लियर कर दिया इन्होंने, शैलेंद्र इज नॉट अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, GTA है नहीं, तो ये केस अब RCM में आएगा नहीं। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड अदर देन बाय GTA या कोरियर, ये एग्जेम्प्ट रहेगा। ये क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। तो आपकी इनवर्ट सप्लाई है तो एग्जेम्प्ट रहेगी, लिखना तो पड़ेगा ना इसमें। एग्जेम्प्ट है तो नो GST इज पेड ऑन द सेम, तो GST देना नहीं है, ITC एडमिसिबल होगा नहीं। तो कंपनी पेड 15,000 टुवर्ड्स एक्चुअल फ्रेट टू मिस्टर शैलेंद्र छत्तीसगढ़, अ ट्रक ओनर एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई। क्लियर हो गया, इंडिविजुअल ओनर है, कंसाइनमेंट नोट जारी कर रहा नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेम विल बी कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ से एग्जेम्प्ट सप्लाई। ये क्या है, एग्जेम्प्ट सप्लाई की एम्बिट में आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड रिसीव फ्रॉम पर्सन अदर देन GTA, वो क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी। फिर देखिए, ऑन 15th April 2024, on 15th April 2024, the company acquired 1% additional share, 1% additional share in holding in one of its subsidiary company. कंपनी ने एक्वायर किया 1% एडिशनल शेयर फॉर ₹10 lakhs। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी हो गया। ये एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी है। तो जो ये ट्रांजैक्शन है, सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन है, सेम विल नॉट बी, इसका सर्कुलर भी आया था, सेम विल नॉट बी because securities are neither goods nor services, same will not be covered under ambit of supply। इस पे कोई GST अपने को देना नहीं है सच, ठीक है, एक्वायर किया है। तो यहां पे बेसिकली ये देखिएगा कि ये आपको नोट यहां लिखना है, एक एक चीज के वर्किंग नोट है, इसके नंबर है सबके। बेसिकली क्या है, सेम इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ सप्लाई, इट्स नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स, एक्टिविटी ऑफ होल्डिंग
शेयर होल्डिंग एक्वायर्ड इन सब्सिडरी विल बी रिगार्डेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ से सर्विसेज, क्योंकि सिक्योरिटीज आर नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज। इस पे कोई जीएसटी लगेगा नहीं, सिंस नो जीएसटी इज पेड, no ITC will be admissible, no ITC will be admissible। फिर नेक्स्ट देखिए, द कंपनी मेड इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स, इंटर स्टेट परचेज किए गुड्स की ऑफ 1 लाख टू बी यूज्ड इन डिस्चार्ज ऑफ CSR एक्सपेंडिचर। तो ये CSR का अपन ने पढ़ा ही था, किसके एम्बिट में आ जाएगा, ब्लॉक्ड क्रेडिट के एम्बिट में आ रहा है अंडर सेक्शन 17(5), ये ब्लॉक्ड क्रेडिट के एम्बिट में आ रहा है। नो ITC इज एडमिसिबल, ये ब्लॉक्ड क्रेडिट के एम्बिट में आ रहा है। तो ITC ऑन गुड्स यूज्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ CSR एक्सपेंडिचर बेसिकली इज ब्लॉक्ड। सारे पॉइंट्स हो गए। अब रेट की बात करी ली थी, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ऑल नेसेसरी कंडीशंस फॉर अवेलिंग ITC हैज बीन फुलफिल्ड, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। कंप्यूट द नेट मिनिमम GST पेएबल इन कैश बाय सच्चा एंड शुद्ध लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल बाय कंसीडरिंग द कंपनी वांट्स टू पे मिनिमम अमाउंट ऑफ SGST एज फार एज पॉसिबल लीगली। तो अब यहां पे जो अपना IGST का क्रेडिट आ रहा है 18,000 रुपए का, जो आपने जो एडवोकेट से सर्विस अवेल करिए, इसको आप यूज करिएगा कहां पे, SGST में। इसको आप यूज करिएगा कहां पे, SGST के अंदर। तो देख लीजिएगा टोटल कितना क्रेडिट एडमिसिबल हो रहा है, 6,54,000 तो ये हो गया। इंडियन रेलवे का 3600 ये हो गया। तो 57,600 तो ये मिल रहा है, 57,600 ये मिल रहा है, 18,000 का इसका IGST का मिल रहा है, ठीक है, जो कि अपनी इस SGST की लायबिलिटी के लिए काम में आ जाएगा। 18,000 आप यहां यूज कर लेना, 72,000 ये है, 72,000 ये लायबिलिटी आ रही थी, ठीक है। लायबिलिटी आपने देख ली थी आउटवर्ड सप्लाई की लायबिलिटी, और 4.5 और आ रही थी, तो कुल मिला के 76,500 थी। 76,500 यहां थी, 76,500 यहां थी, इसमें से 18,000 वो यूज हो जाएगा, और जो आपका ITC अवेलेबल है वो देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप यूज करके जो बैलेंस है वो पे कर दीजिएगा, और ई कैश लेजर से 18,000 रुपये आपको देना ही देना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, डिफिकल्टी नहीं है, सच कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपके है तो यू विल बी एबल टू डू इट, कोई दिक्कत आएगी नहीं। पर तुम अगर वही खुद हाथ से वर्किंग नहीं करोगे, शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, एक दिन में सब कुछ करने की कोशिश करोगे, तो ये फिर संभव नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। कहीं ना कहीं आपके वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मिस करोगे। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2A। मिस्टर आयुष इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन अहमदाबाद, गुजरात अंडर GST law. He provides the following information pertaining to various outward supplies made by him during the month of March. मार्च 24 के अंदर इसने ये आउटवर्ड सप्लाईज की है, इसकी ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब यहां पे देखिए आगे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ऑल अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST, जो भी अमाउंट्स एक्सक्लूसिव ऑफ GST है, सभी सप्लाईज इंट्रा स्टेट सप्लाईज है, सभी सप्लाईज इंट्रा स्टेट सप्लाईज है। एंड अज्यूम द रेट ऑफ GST, IGST 18% है, CGST SGST, तो यहाँ CGST और SGST लगेगा एट रेट ऑफ 9% ईच, ठीक है। CGST 9% लगेगा, SGST लगेगा 9%, और एक्सक्लूसिव ऑफ GST है, क्लियर कर दिया। फ्रॉम दी अबव इंफॉर्मेशन कंप्यूट GST लायबिलिटी ऑफ ईच आइटम सेपरेटली, हर की अलग अलग GST लायबिलिटी आपको निकालनी है, ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय मिस्टर आयुष फॉर द मंथ ऑफ मार्च। करेक्ट प्रोविजंस ऑफ लॉ वुड शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ योर आंसर, यानी आपको इसका वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा। तब देखो पहला,
विजय व्यापार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइज्ड अ बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज की है. न्यूबा प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स स्पॉन्सर्ड द समिट एंड पेड स्पॉन्सरशिप फी ऑफ 1,80,000 टू विजय व्यापार चैम्बर ऑफ कॉमर्स. तो अलग इंफॉर्मेशन आ गई. ठीक है, यहाँ पे तो विजय व्यापार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइजर्स हैं और इन्होंने सर्विसेज दी है न्यूबा प्राइवेट लिमिटेड को. आरसीएम के तहत टैक्स लगता, वो तो आगे की बात है. आयुष एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है न्यूबा प्राइवेट लिमिटेड का. प्रोवाइड द सर्विस टू कंपनी. इसने कंपनी को सर्विसेज दी है इन रिलेशन टू दिस. एंड न्यूबा प्राइवेट लिमिटेड पेड 40,000 एज रेम्यूनरेशन. अब यहां पे डायरेक्टर है, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये सर्विसेज दे रहा है. अब दो चीज हो सकती है इसमें. इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर दे, ठीक है, टू बॉडी कॉरपोरेट, तो यहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत बॉडी कॉरपोरेट को यानी न्यूबा प्राइवेट लिमिटेड को टैक्स देना होगा. या तो आप ये लिख दो कि भाई द सेम हैज बीन प्रोवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर टू द कंपनी, हेंस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म विल बी देयर. इस पे आरसीएम के तहत टैक्स देना होगा. या फिर अपन ने एक सर्कुलर दिखा था कि भाई डायरेक्टर है, इसने ये सर्विसेज दी, नॉट इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, अलग सर्विसेज है ये. तो फिर क्या है, ये अगर अदर सर्विसेज की एम्बिट में आता है, सेम विल बी कवर्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत आएगा. तो ये दो चीजों में से एक चीज आप क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि भाई हम इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर नहीं मान रहे एंड सेम इज कवर्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. या दूसरा आप ये लिख सकते हो कि भाई ये इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर उसने सर्विसेज दी है बॉडी कॉर्पोरेट को, आरसीएम के तहत टैक्स लगेगा. दोनों के ही मार्क्स आपको एडमिसिबल होंगे. देन सप्लाई ऑफ रेलवे इक्विपमेंट्स बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय अ वेसल के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है रेलवे इक्विपमेंट्स का फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर. तो ये क्या है, सेम विल बी टैक्सेबल, क्योंकि एग्जेम्पशन जो था वो अब वेसल के रिलेशन में, वेसल के माध्यम से रेलवे इक्विपमेंट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका एग्जेम्पशन अब विड्रॉ हो गया है. तो ये एग्जेम्पशन पर्टेनिंग टू द सेम हैज बीन विड्रॉन, एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल. तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा. ये अब टैक्सेबल हो जाएगा. 1,20,000 रुपए पे 9% CGST लग जाएगा 10,800 और यहां भी 10,800. ठीक है, ये CGST और SGST यहां लेविएबल होगा. देन सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ प्रोसेस टी फॉर यूज फॉर ग्रीन टी. तो प्रोसेस टी इज नॉट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो अब यहां पे 9% और 9% टैक्स लग जाएगा. सेम विल नॉट बी एग्जेम्प्ट. प्रोसेस टी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, सेम विल नॉट बी एग्जेम्प्ट. ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये टैक्सेबल होगा. फिर हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट of providing rooms having room charges of 3,100 per day to a person receiving health care services, 3 लाख रुपए. तो अब यार since room rent does not exceed 5,000, जो रूम रेंट है it does not exceed 5,000, तो फिर उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, पर डे सेम विल बी exempt. सेम विल बी क्या, एग्जेम्प्ट. ये रूम रेंट किससे ज्यादा नहीं है, 5,000 से ज्यादा नहीं है, इसलिए ये क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा. ये मैंने आपको उस समय भी बताया था लास्ट टाइम भी
जब अपन बोल रहे थे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक से, तो हेल्थ केयर सर्विसेज मैंने बताया था. फिर सर्विसेज ऑफ गेस्ट हाउस फॉर लॉजिंग पर्पसेज हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ यूनिट ऑफ अकोमोडेशन ऑफ 800 पर डे. पहले 1000 रुपये का एग्जेम्पशन था, लेस देन, जहाँ वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन 1000 रुपये पर डे से कम है, एग्जेम थी. अब वो एग्जेम्पशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम विल बी टैक्सेबल. अब ये एग्जेम्पशन नहीं है, सेम विल बी टैक्सेबल, इस पे भी टैक्स लेवेबल होगा. तो इस 72,000 रुपये पे टैक्स लग जाएगा, 9% CGST और 9% से SGST. तो सिंपल सा क्वेश्चन था एग्जेम्पशन से रिलेटेड. फिर नेक्स्ट देखिए, रौनक लिमिटेड मेजर. रौनक लिमिटेड इज हैविंग अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन महाराष्ट्र प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू इट्स ब्रांच ऑफिस. ठीक है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस महाराष्ट्र में है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है अपने ब्रांच ऑफिस को. तो ये HO और ब्रांच HO तो महाराष्ट्र में, ब्रांच ऑफिस कहां पे, केरला में. तो ये हो गए एस्टेब्लिशमेंट है, डिस्टिंक्ट पर्सन. ठीक है, बाय वे ऑफ कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क विद द यूज ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द हेड ऑफिस. ठीक है, हर हेड ऑफिस इज नॉट इंक्लूडिंग सैलरी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग द सेड सर्विस वाइल इशूइंग टैक्स इनवॉइसेस टू ब्रांच ऑफिस. सैलरी कॉस्ट ये इंक्लूड नहीं कर रहे हैं वाइल इशूइंग टैक्स इनवॉइस टू ब्रांच ऑफिस. अब ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सर्विस एंड ऑल्सो डिस्कस वेदर सैलरी कॉस्ट ऑफ हेड ऑफिस एम्प्लॉइज involved in providing the said service has mandatory to be included in computation of the value of service provided by HO to branch office. कि पहले तो पूछा वैल्यू ऑफ सर्विस क्या होगी, उसके बाद ये बोल रहा है कि क्या ये जो सैलरी कॉस्ट है जो HO के एम्प्लॉयज लगे हुए हैं, क्या ये मैंडेटली इंक्लूड करना है क्या इन कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय HO टू ब्रांच ऑफिस वेयर फुल ITC इज अवेलेबल. तो इसके रिलेशन में इन्होंने सर्कुलर क्या है ऑलरेडी जारी किया हुआ है. इस केस के अंदर व्हाट इज बेसिकली ये जो सप्लाई है बिटवीन क्या, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्संस. तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, ओपन मार्केट वैल्यू हो जाएगी. एंड सिंस ब्रांच ऑफिस इज एलिजिबल फॉर फुल ITC, ठीक है, तो इनवॉइस वैल्यू को ही अपन क्या ले लेंगे, इनवॉइस वैल्यू को ही क्या ले लेंगे, shall be deemed to be OMV, shall be deemed to be open market value. ठीक है, तो पहली बात तो क्या होगी, वैल्यू ऑफ सर्विस क्या हो जाएगी, सिंस दिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्संस हैं ये, तो ओपन मार्केट वैल्यू वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी. फर्दर चूंकि ब्रांच इज एलिजिबल फॉर फुल ITC, ये लिखना पड़ेगा आपको, अतः क्या हो जाएगा, द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस बाय HO shall be deemed to be the open market value. पहला पॉइंट तो ये हो गया. दूसरा ये पूछ रहा है कि क्या सर्विसेज जो एम्प्लॉयज की सैलरी कॉस्ट है द सेम इज टू बी मैंडेटली इंक्लूडेड. यहां पे एक क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया था कि द कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ सेड सर्विस इंक्लूडिंग सैलरी कॉस्ट ऑफ HO एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन व्हाट प्रोवाइडिंग द सेड सर्विस is not to be required to be included, is not required, not mandatorily required to be क्या included in the value. तो ये लिखना पड़ेगा कि same is not mandatorily required to be say included. तो ये सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन था, पन्ना बुक में भी ये आ रहा है सर्कुलर. देन what will be the value of service if HO has not issued invoice to the branch office. तो भी उस केस के अंदर क्या है, इनवॉइस जारी नहीं की गई है. वैल्यू क्या मान ली जाएगी, नील मान ली जाएगी, और वही क्या है, यही ओपन मार्केट वैल्यू हो जाएगी. इफ HO हैज नॉट इशूड अ टैक्स इनवॉइस टू ब्रांच ऑफिस and recipient of branch office eligible for full ITC
द वैल्यू ऑफ सर्विस बाय ब्रांच ऑफिस, एचओ टू ब्रांच ऑफिस, बेसिकली क्या हो जाएगा, डीम टू बी व्हाट, डिक्लेयर टू बी नील, वैल्यू नील मान ली जाएगी और यही मान ली जाएगी क्या, एक तरह से ओपन मार्केट वैल्यू। तो ये सर्कुलर था जिसके रिलेशन में एक बार आपने पढ़ा हो तो आराम से यू कैन स्कोर मार्क्स हियर। फिर स्नेहा नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन कस्टम के वैल्यूएशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कस्टम के वैल्यूएशन से रिलेटेड है। स्नेहा इंटरनेशनल लिमिटेड बॉम्बे इंपोर्टेड अ ड्रिल मशीन फ्रॉम यूएसए बाय एयर, एयर के माध्यम से इंपोर्ट की गई है। मशीनरी रीच दिल्ली एयरपोर्ट फ्रॉम वेयर इट वॉज ट्रांसशिप्ड टू मुंबई एयरपोर्ट। तो अपन ने पढ़ाई था कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसशिपमेंट अगर है क्या ये इंक्लूड होगा क्या, शेल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ accessible value from one port to another port or one custom station to another custom station will not be included. Contracted CIF price क्या आ रही है, contracted CIF price आ रही है $20,000 और ये फरवरी में मशीन को डिलीवर करना था, बट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्नेहा इंटरनेशनल लिमिटेड सप्लायर एग्री टू डिलीवर द मशीन इन जनवरी, जनवरी में ही मशीन को डिलीवर कर दिया जिसके लिए उसने $2,000 एक्स्ट्रा चार्ज किए। तो ये भी एक तरह से $2,000 वैल्यू के अंदर इंक्लूड होंगे। प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल तो सेम वुड बी इंक्लूडेड। तो एक तरह से सीआईएफ वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी इस केस में, सीआईएफ वैल्यू 22,000 आ जाएगी, जो सीआईएफ वैल्यू है 22,000 आ जाएगी। अब ये कह रहा है एयर फ्रेट है, इंश्योरेंस है, एयर फ्रेट को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 20% ऑफ एफओबी, इंश्योरेंस एक्चुअल है तो एक्चुअल लेना पड़ेगा। इंस्पेक्शन चार्जेस ऑफ ड्रिल मशीन पेड बाय सप्लायर $500, inspection charges same was neither mentioned in the terms of contract nor required for making the goods ready for shipment. तो ये same is not paid as condition of sale. तो ये इंक्लूड नहीं होगा, सेम विल नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है, इंक्लूड नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट टू मुंबई एयरपोर्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट टू मुंबई एयरपोर्ट, ये ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट है, सेम विल नॉट बी इंक्लूडेड। अब ये कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द असेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मशीन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट ₹1, ए भी निकालनी है अंडर द कस्टम्स एक्ट फॉर पर्टिकुलर्स गिवन अबव। रेट ऑफ एक्सचेंज 83 लेनी है, तो उसमें तो रेट ऑफ एक्सचेंज तो ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो आपको पहले सीआईएफ वैल्यू दे रखी है $22,000, इसमें से जो आपके एयर फ्रेट है वो घटा दो और इंश्योरेंस चार्जेस जो पेड है वो घटा दो, ठीक है। ये आ गई आपके एक तरह से एफओबी वैल्यू, एफओबी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 22,000 में से 5,000 और 1,200 ये लेस कर दीजिए, तो ये देखिए कितना हो गया, 22,000 माइनस 6,200, ये आ गए 15,800। और इंस्पेक्शन चार्जेस कंडीशन ऑफ सेल नहीं है तो जोड़ेंगे नहीं, 15,800 का 20% एयर फ्रेट मैक्सिमम लगेगा, एयर फ्रेट 20% जोड़ लेना, 3160। इंश्योरेंस एक्चुअल जोड़ना, ठीक है, एक्चुअल है तो एक्चुअल जुड़ेगा 1,200, और ये ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट जुड़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके असेसेबल वैल्यू कन्वर्ट करके। तो वर्किंग नोट इनके लिख दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन था ये, 4 मार्क्स का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, विजय प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई तमिलनाडु
exclusively manufactures and sells products V2Z which is exempt from GST wide notification with certain taxable supplies. ठीक है, एक तो ये V2Z बना रहे हैं जो कि exempt है, और टैक्सेबल सप्लाईज भी इफेक्ट कर रहे हैं. कंपनी सेल्स प्रोडक्ट्स V2Z ओनली विद इन तमिलनाडु एंड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम. कंपनी रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है. फर्दर ऑल इनवर्ड सप्लाईज ऑफ कंपनी आर टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज. इनवर्ड सप्लाईज दे हैव बीन टैक्स्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज. कंपनी एक्सपेक्ट्स सेल्स टू ग्रो इन द करंट ईयर and owing to growing demand for the product, company decided to increase its production capacity and purchased additional machinery exclusively used for manufacture of V2Z on 1st of August. कैपिटल गुड्स के रिलेशन में 1 अगस्त को इन्होंने क्या खरीदी? मशीनरी खरीदी, जो कि एक्स कैपिटल गुड्स खरीदे. जो कैपिटल गुड्स खरीदे ये क्या आ रहे हैं? एक्सक्लूसिवली किसके लिए काम में आ रहे हैं? एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए आ रहे हैं. एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए आ रहे हैं. तो इस समय आपको कोई आईटीसी मिलेगा क्या? नो आईटीसी ऑफ टैक्स पेड ऑन कैपिटल गुड्स विल बी एडमिसिबल. 45 लाख रुपए का मशीन था जिसपे 18% जीएसटी था. जीएसटी कितना था इस पे? 45 लाख का 18% कर लो, 8,10,000 रुपए इस पे जीएसटी था. इस 8-10 का कोई आईटीसी अभी नहीं मिलेगा जब इन्होंने मशीन को परचेज किया. हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of December 23, 1 दिसंबर 2023 से क्या हुआ? एग्जेम्पशन जो V2Z का था वो विड्रॉ हो गया और 12% उस पर जीएसटी लग गया. तो एग्जेम्प्ट सप्लाई अब क्या बन गई? एग्जेम्प्ट सप्लाई अब क्या बन गई? टैक्सेबल सप्लाई बन गई. तो आपको आईटीसी क्या मिल जाएगा? Of the tax paid on capital goods as reduced by 5% per quarter और पार्ट देयर ऑफ वो मिल जाएगा. ठीक है. इफ यस देन व्हेन एंड हाउ मच क्रेडिट कैन बी अवेल्ड. If yes, then when and how much the credit can be availed. जब क्रेडिट अवेल होएगा 1 दिसंबर को, जो भी 8,10,000 है उसमें 5% पर क्वार्टर, 2 क्वार्टर हो जाएंगे. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एक तो गया सितंबर तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2 क्वार्टर काउंट करेंगे. क्योंकि यहां क्वार्टर का मतलब होता है अप्रैल, मई, जून का 1 क्वार्टर हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर का 1 क्वार्टर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 1 क्वार्टर हो गया. यानी 2 क्वार्टर का रिडक्शन हो जाएगा 81,000 और एडमिसिबल क्रेडिट कितना हो जाएगा? 7,29,000 रुपए. 7,29,000 रुपए इसको आईटीसी एडमिसिबल हो जाएगा. ठीक है. तो आपको ये बताना है. तो इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. 7,29,000 रुपए का क्रेडिट आपको क्या हो जाएगा? इस केस में एडमिसिबल हो जाएगा. क्योंकि जो टैक्स एग्जेम्प्ट सप्लाईज थी अगर टैक्सेबल हो गई तो रजिस्टर्ड पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट ऑफ द टैक्स पेड ऑन कैपिटल गुड्स. किस तरह से रिड्यूस करके? 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ का रिडक्शन करके यू विल बी एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट. अब देखिए, डिस्कस with reasons whether the following independent transactions amounts to supply or not. सप्लाई वाले चैप्टर में से आ गया कि सप्लाई है या नहीं है. एज पर द प्रोविजंस ऑफ द रूल्स नोटिफिकेशंस इशूड अंडर द जीएसटी लॉ. सत्यम हैज lent securities to Kala Enterprises for consideration of 10,000 towards lending of securities under security lending scheme. तो अपन ने इसका सर्कुलर पढ़ा था कि lending of securities does not amount to what? Disposal of security. ये disposal of security नहीं है. तो same cannot be regarded as transaction in security. ये क्या है? सप्लाई की एम्बिट में आएगा.
ये क्या है, सेम विल बी कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ सप्लाई। ये सर्कुलर जारी हुआ है, ऑलरेडी इशूड सर्कुलर, जो आपने सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम में देखा था, और वहां पे बेसिकली क्लियर किया गया है कि एक तो होता है सिक्योरिटीज आर नाइदर गुड्स और सर्विसेज, तो वो सप्लाई के एम्बिट में नहीं आते, पर एक्विजिशन, परचेज, सेल या डिस्पोजिशन, पर लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज डज नॉट अमाउंट टू डिस्पोजिशन या से सेल ऑफ सिक्योरिटी, अतः ये ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज के एम्बिट में नहीं आ रहा है। कॉन्सिक्वेंटली लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज और कंसिडरेशन विल बी लायबल टू जीएसटी, वो सप्लाई के एम्बिट में आएगा, एंड सेम विल बी लायबल टू जीएसटी। नेक्स्ट देखिए, पट्टा लिमिटेड मेड सप्लाई टू एजेंट रोमी विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, पट्टा लिमिटेड ने सप्लाई की अपने एजेंट को। रोमी इशूड इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स टू कस्टमर इन हिज ओन नेम, इसका भी सर्कुलर जारी किया गया है। जब रोमी ऑल्सो डिस्क्लोज अ नेम ऑफ प्रिंसिपल इन द इनवॉइस इशूड, तो बेसिकली क्या होता है, जब प्रिंसिपल सप्लाई करता है गुड्स टू एजेंट, जहां एजेंट अंडरटेक्स to supply the goods on behalf of principal, तो ये क्या हो जाता है, शेड्यूल 1 के ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है कि इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन, ये क्या हो जाएगा, सप्लाई की एम्बिट में आ जाएगा। इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय is being issued by the agent in his own name, in his own name, fundamentally ये ध्यान रखना, when the same has been issued in his own name, ये ध्यान में रखना, तो ध्यान रखने वाली बात है। यहां पे सेम वुड फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ शेड्यूल 1, ये भी एक सर्कुलर जारी किया था, अतः ये सप्लाई की एम्बिट में आएगा। एंड फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स टू रोमी टू कस्टमर फॉर अ कंसिडरेशन विल ऑल्सो टेंट अमाउंट टू सप्लाई। तो प्रिंसिपल से एजेंट को सप्लाई, जब एजेंट अपने नाम में इनवॉइस जारी कर रहा है, सेम वुड बी कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ से शेड्यूल 1। एजेंट जब अपने नाम में इनवॉइस फर्दर जारी कर रहा है फॉर फर्दर सप्लाई। फिर देखिए, दिलासा लिमिटेड रिक्रूटेड मिस छाया एज अ सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एज सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, कंपनी पेड 3 लाख टुवर्ड्स नॉट ज्वाइनिंग मिलन लिमिटेड अ स्टिफ कॉम्पिटिटर। तो ये नॉन कॉम्पिटिंग फीस है, इट डज नॉट फॉल अंडर दी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली ये क्या है, ट्रांजैक्शन है फॉर फोरबियरेंस ऑफ एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन। ये क्या हो जाएगा, इट इज फॉर फोरबियरेंस ऑफ एक्ट और टू रिफ्रेन फॉर एन एक्ट or to say the same will be regarded as supply। ये सप्लाई के एम्बिट में आएगा, ये भी अपनी बुक के अंदर अपन ने दे रखा था। दिस विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, दिस विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। अब नेक्स्ट देखिए, रुस्तम इंपोर्टेड अ स्पोर्ट कार फ्रॉम जापान। कहां से इंपोर्ट किया, जापान से स्पोर्ट कार इंपोर्ट किया है। ठीक है, So he has imported a sport car from Japan and paid applicable custom duty, और उसने applicable custom duty दे दी, and an order for home consumption was issued, order जारी कर दिया गया। And the time of actual clearance for home consumption, जब physical clearance कर रहे थे, he found that sport car was destroyed, destroy हो गई due to fire occurred at custom station। यहाँ पे क्या लग गया, सेक्शन 23 एप्लीकेबल हो गया, डिस्ट्रक्शन है। लॉस ऑफ स्पोर्ट कार वॉज इज फॉर एवर एंड बियॉन्ड रिकवरी, 23 में आ गया। सो 23 के अंदर केस ये इट्स फॉलिंग अंडर 23। ठीक है, रस्तम सीक्स योर एडवाइस हाउ टू डील विद द सिचुएशन अंडर द प्रोविजंस। तो अगर कोई गुड्स हैव बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड एंड वेयर इट इज शोन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एसी और डीसी, वेयर इट इज शोन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ क्या, एसी और डीसी, कि गुड्स हैव बीन लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड
अदरवाइज देन एज अ रिजल्ट ऑफ पिल्फरेज, ठीक है, लॉस्ट हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए, अदरवाइज देन एज अ रिजल्ट ऑफ पिल्फरेज बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, यानी ये फिजिकल क्लियरेंस की बात कर रहा है, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, चाहे ये वेयर हाउस से हो चाहे पोर्ट से हो, ये फिजिकल क्लियरेंस की बात करता है, ध्यान रखिएगा। तो ही विल नॉट बी लायबल टू पे द ड्यूटी, उसको ड्यूटी देनी नहीं है। अब इस केस में तो ये ऑलरेडी पेड द ड्यूटी, तो ही कैन क्लेम रिफंड ऑफ ड्यूटी। इसको इसने ऑलरेडी ड्यूटी दे दी है, इसको क्या मिल जाएगा, इसका रिफंड मिल जाएगा। तो एसी यहां आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 23 के प्रोविजंस आपको मेंशन करना है। वेयर इट इज शोन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एसी और डीसी दैट द गुड्स हैव बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड अदरवाइज देन एज द रिजल्ट ऑफ पिल्फरेज at any time before clearance for home consumption, the duty will be remitted. He will not be required to pay the duty on such goods. इस केस में ड्यूटी ऑलरेडी पे कर दी है, इसलिए उसको रिफंड इस केस में मिल जाएगा। फिर ये आगे बोल रहा है whether your answer would be different if Ristam warehoused the sport card due to delay in legal formalities after complying with the relevant provisions of the Customs Act and fire occurred there and they after payment of duty but before actual clearance therefrom. आंसर सेम रहेगा इस केस के अंदर। ही कैन क्लेम रेमिशन या रिफंड इवन इन केस ऑफ वेयर हाउस गुड्स ऑल्सो। वेयर हाउस गुड्स के केस में भी बिफोर फिजिकल क्लियरेंस अगर वो डैमेज हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, देन ही विल गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 23 का बेनिफिट जो है वो उसको अवेलेबल वहां भी रहेगा, ठीक है। तो ही विल गेट द बेनिफिट, ये बेनिफिट उसको मिल रहा है। तो आंसर यहां सेम ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, एमएन लिमिटेड एज अ बैलेंस ऑफ 30,000 एज सीजीएसटी एंड 30,000 एज एसजीएसटी इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर उसका बैलेंस था अप्रैल में। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल एमएन लिमिटेड हैज फॉलोइंग लायबिलिटीज: जीएसटी पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाईज 10,000 रुपए ये है। उसके अलावा जीएसटी पेएबल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी लॉ 5,000 ये है। रिवर्स चार्ज की ये बात है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, टोटल लायबिलिटीज है। आईटीसी इसके पास कोई और अवेलेबल नहीं है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आईटीसी अप्रैल के महीने का नहीं है, ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। MN Limited is of the view that opening balance in the electronic credit ledger is sufficient to discharge the liability for the month of April. It is not required to deposit the tax, any tax for the above month. तो ये explain with reasons whether contention of MN Limited is correct. क्या MN Limited contention correct है क्या? ये correct नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस सिर्फ क्या है, आउटपुट टैक्स के लिए काम में आ सकता है। और आउटपुट टैक्स में ये दो ही चीज आ रही है, जीएसटी पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाईज एंड जीएसटी पेएबल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ। तो ये 15,000 रुपए तक के बैलेंस को यूज कर पाएंगे, बाकी 15,000 रुपए का बैलेंस यूज नहीं कर पाएगा। ये रिवर्स चार्ज में ये कैश में देना होगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, इंटरेस्ट कैश में देना होगा, पेनल्टी कैश में देनी होगी, अगर फीस वगैरह है वो कैश में देनी होगी। तो ये अमाउंट इनको क्या है, कैश में डिस्चार्ज करना होगा। इसके लिए आईटीसी यूटिलाइज आप नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट यूटिलाइज। तो सिंपल क्वेश्चन, कितना अमाउंट पेएबल इन कैश है, तो 6 और एक 7,000 सीजीएसटी और 7,000 एसजीएसटी, ये कैश में पे होगा। तो ये आप लिख दीजिएगा कि भाई जो भी क्रेडिट बैलेंस है, द सेम कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज कैन नॉट बी रिगार्ड एज आउटपुट टैक्स, वो आप उससे यूज नहीं कर सकते हो क्रेडिट लेजर को उसके पे करने के लिए। इंटरेस्ट और पेनल्टी और फीस वगैरह भी यूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, सुनीता इंडस्ट्रीज लिमिटेड रजिस्टर्ड इन स्टेट ऑफ गुजरात receives a machinery for repairs in a workshop located in सूरत। एक मशीन रिसीव की है इन्होंने for workshop located in सूरत, गुजरात on 4th April from Titan Limited, an automobile manufacturer company based in China। ये चाइना में कंपनी बेस्ड है, ठीक है। टाइटन लिमिटेड इज नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया,
विदेश में है ये, इट्स नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया. रिपेयर वर्क वॉज कैरिड आउट बाय सुनीता इंडस्ट्रीज फॉर विच इट वॉज पेड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज. द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सुनीता वॉज 450 crores in preceding financial year, but for financial year 22-23 562 crores. ठीक है. While raising the invoice for the said consideration, the accountant of Sunita Industries approaches you as to whether dynamic QR code is mandatorily required to be issued for the said invoice. अब देखो, डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस कब होते हैं, कब अप्लाई होता है? जब फाइनेंशियल ईयर 17-18, ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स फ्रॉम 17-18 और ऑनवर्ड्स, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर किससे एक्सीड कर रहा है? 500 करोड़ से, ये बताना पड़ेगा. तो जो भी B2C आप सप्लाईज कर रहे हो उसके रिलेशन में आपको क्या है, डायनेमिक जो इनवॉइस है इट मस्ट कैरी डायनेमिक क्यूआर कोड. ठीक है. तो यहां पे अब इसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो ये है 450 करोड़ है, उसके पहले 562 करोड़ था. तो डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस इस पे अप्लाई हो रहे हैं 17-18 ऑनवर्ड्स. किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ से एक्सीड कर रहा है उसका टर्नओवर. अब बात ये आती है कि एक्सपोर्ट्स के रिलेशन में इन्होंने बोल रखा है, एक्सपोर्ट्स के रिलेशन में इन्होंने बोल रखा है कि डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे. तो अब यहां पे देखिए अपन ने सर्विस रेसिपिएंट कहां पे है जिसकी रिपेयर्स कैरी आउट की जा रही है, वह आउटसाइड इंडिया. सर्विस सप्लायर कहां पे है? इंडिया में. हमने ये पढ़ा था सेक्शन 13 के अंदर कि अगर आपने गुड्स, सर्विस रेसिपिएंट गुड्स अवेलेबल करा रहा है, ठीक है, टू सर्विस सप्लायर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाती है? जहां पे ये गुड्स के रिलेशन में जहां सर्विसेज क्या है, परफॉर्म की जा रही है. पर अगर कोई गुड्स साथ साथ इन्होंने बोला था इंडिया में इंपोर्ट किए गए रिपेयर्स के लिए टेम्पररी बेसिस पे, और फिर इनको वापस से क्या कर दिया जाएगा, एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा विदाउट बीइंग पुट टू यूज, विदाउट बीइंग पुट टू यूज. तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट उस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी. ठीक है. तो ये अपन ने सेक्शन 13 के अंदर पढ़ा था कि अगर आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, टेम्पररी दे हैव बीन इंपोर्टेड फॉर रिपेयर्स एंड रिपेयर्स कैरी आउट कर लिया जाएगा और फिर वापस से गुड्स को क्या है, एक्सपोर्ट कर देंगे विदाउट बीइंग पुट टू यूज. तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. 13(2) से उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगी, 13(3) से उस केस में अब नहीं होगी. तो अब यहां पे मानते हुए कि भाई यहां पे गुड्स इंपोर्ट किए गए रिपेयर्स के लिए वापस एक्सपोर्ट कर देंगे विदाउट बीइंग पुट टू यूज, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी इस केस के अंदर? चाइना बन जाएगी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. तो सर्विस सप्लायर इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है. ठीक है. पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है, सर्विस रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, तो ये एक्सपोर्ट की एम्बिट में आ रही है, अपना ही ओन एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, एक्सपोर्ट की एम्बिट में आ रही है. और एक्सपोर्ट्स के लिए इन्होंने बोल रखा है डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं रहेगी. तो एक तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस आपको इसमें बताने थे पूरा सही से, और एक ये डायनेमिक क्यूआर कोड अप्लाई होगा या नहीं होगा. इस केस के अंदर डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस क्या है, यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे बिकॉज द सेम फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ एक्सपोर्ट. तो नो डायनेमिक क्यूआर कोड इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट. एक आप ये भी ले सकते हो कि भाई अगर इन केस द गुड्स आर यूज्ड इन इंडिया एंड देन सब्सिक्वेंटली एक्सपोर्टेड, तो उस केस के अंदर 13(3) से प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी डिटरमाइन. 13(3) के अनुसार प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी उस केस के अंदर? गुजरात हो जाएगी. पर यहां पे भी इन्होंने बोल रखा है हावेवर इन केस जहां इनवॉइस इज इशूड टू रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया,
Invoice is issued to recipient outside India for supply of service for which place of supply is in India and payment of the same is received in convertible foreign exchange. Such invoice may be issued विदाउट क्या डायनेमिक क्यूआर कोड. ये अपन ने क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट का पढ़ा था. तो अगर आप उसका ये भी प्रिजम्पशन लेके चलते कि भाई यूज करके एक्सपोर्ट की है तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो 13(3) से गवर्न हो गई, परंतु डायनेमिक क्यूआर कोड तब भी रिक्वायर्ड नहीं रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. मिस्टर साहिल एन इंपोर्टर पेड प्रोविजनल पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी of rupees 2 lakhs under section 18 of rupees 2 lakhs under section 18 of the Customs Act on 17th of July 23 along with security of rupees 1 lakh towards provisional release of seized goods. Towards what? Provisional release of seized goods. 2 लाख रुपए की तो ड्यूटी दी है, प्रोविजनल कस्टम ड्यूटी, और सिक्योरिटी दी है 1 लाख रुपए की. ठीक है, जिससे कि रिलीज करा लिया इसने माल को. ड्यूटी एसेस हुई 1.5 लाख की फाइनल और 50,000 रुपए का रिफंड दे दिया गया. इसको रिफंड का ऑर्डर दे दिया गया है ना, और 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी, ऑर्डर ऑफ रिलीज ऑफ सिक्योरिटी वाज इशूड ऑन 15th of October. 15 अक्टूबर को ये आदेश दे दिया गया. 15 अक्टूबर को. अब इसने रिफंड की एप्लीकेशन फाइल की 20 अक्टूबर को. 20 अक्टूबर को इसकी रिफंड की एप्लीकेशन लगाई गई है along with necessary documents. On perusal of the refund application, proper officer found some deficiencies. इसको डेफिशिएंसी बताई गई और इसने फिर इनको वापस से सबमिट की एप्लीकेशन और 5 नवंबर को इसकी एक तरह से एक्नॉलेजमेंट मिल गई है. ठीक है, और 25 मार्च को इसका क्या है, रिफंड पे किया गया. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय मिस्टर साहिल अंडर 27A. अब 27A में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है ये ऑन द अमाउंट ऑफ ड्यूटी एंड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी. तो देखिए, सिक्योरिटी तो किसके लिए जमा कराई गई थी? सिक्योरिटी जमा कराई गई थी फॉर प्रोविजनल रिलीज ऑफ सीज गुड्स. तो यहां पे नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन refund of security as the same was deposited for provisional release of seized goods. 27A में अगर अपन निकालते हैं इस चीज को तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर विद इन 3 months फ्रॉम डेटेड, जब भी आपको एक्नॉलेजमेंट मिली इसके 3 महीने के अंदर refund is not granted, then interest is granted at rate of 6% per annum after the expiry of 3 months till the date of grant of refund. अगर हम 27A की बात करें तो 3 महीने का पीरियड एक्सपायर हो जाता है. देखो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. 5th of February 23 तक अगर ये दे देते तब तो आपको कोई भी 24 मतलब 5th of February 24 तक ये दे देते तब तो कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, पर ये नहीं दिया इन्होंने. तो 6 February 24 से लेके कब तक, 25th of March 24 तक के पीरियड का आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट. ये कह रहा है 366 डे अज्यूम करो तो आपके अमाउंट कितना मिलेगा, 50,000 रुपए का रिफंड आ रहा था ना, ड्यूटी का रिफंड 50,000 का आ रहा था. 2 लाख में से 1.5 लाख घटे तो 50,000 के अमाउंट पे 6%. 25 दिन तो हो गए अपने मार्च के और 24 दिन ही हो गए, तो 25 और 24 49 डेज का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा. अब अगर अपन सेक्शन 18 की बात करते हैं तो सेक्शन 18 थोड़ा सा डिफरेंट है. सेक्शन 18 ये बोलता है कि आपको रिफंड मिलेगा अगर 3 महीने 3 months
फ्रॉम डेट ऑफ फाइनल असेसमेंट। अगर ये मतलब आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगर 3 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल असेसमेंट अगर उन्होंने ये नहीं दिया तो इंटरेस्ट विल बी एंटाइटल टू गेट द इंटरेस्ट, ठीक है, एट रेट ऑफ 6% पर एनम। तो अब ये वहां से अंतर आ रहा है। फाइनल असेसमेंट कब हुआ आपका? 15 अक्टूबर। तो अगर उधर की बात करें 18 के अनुसार तो अक्टूबर है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 15 जनवरी पीरियड एक्सपायर हो जाता है यहां पे। तो अब 16 जनवरी से जब रिफंड ग्रांट किया है, इसको किया है 25 मार्च को, इस पीरियड का एक्चुअली में इंटरेस्ट मिलता है 6% पर एनम से। वो सेक्शन 18 के अंदर दे रखा है, रेट 27A की लेनी है। पर यहां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कंप्यूट करो इंटरेस्ट अंडर 27A। तो 27A में तो ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन से 3 महीने के अंदर आपको रिफंड नहीं दिया गया तो फिर आपको उस केस के अंदर इंटरेस्ट मिल जाता है 6% पर एनम से। यहां पे नंबर ऑफ डेज अलग हो जाएंगे, 31 में से 15 घटा दो, 16, 29 और 25, 70 डेज का मिल रहा है यहां अगर अपन 18 के हिसाब से वर्कआउट करते हैं। तो आप क्लियर कर देना भाई हमने 18 के हिसाब से वर्किंग की है कि कहां से की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वस्तिक टूर्स एंड ट्रेवल्स इज रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। इट्स ग्रॉस रिसीट फ्रॉम ओवरसीज पैकेज टूर्स फॉर मंथ ऑफ February 24 amounted to rupees 50 crores. Of this 50 crores, 10 crores were received from registered persons. 50 करोड़ में से 10 करोड़ रजिस्टर्ड पर्सन से मिले, 40 करोड़ अनरजिस्टर्ड पर्सन के होंगे। While filing GSTR 1 for the month of February, it tempered the amount of invoices issued to unregistered person and reported only 20 crores. 20 करोड़ इसने रिपोर्ट करी, 20 करोड़ खा गया ऑन अकाउंट ऑफ B2C ट्रांजेक्शन, और इसने अपनी टैक्स लायबिलिटी अंडरस्टेट की बाय 3.60 करोड़, ठीक है, ये अंडरस्टेट कर ली इसने लायबिलिटी। मोरओवर वाइल फाइलिंग GSTR 3B for the same month, he availed ITC of 0.40 crore on account of fake invoices. ये 0.40 करोड़ ऑन अकाउंट ऑफ से फेक इनवॉइसेस ITC। तो 3.60 करोड़ का तो एक इवेजन कर लिया और एक फर्जी ITC अवेल कर लिया, यानी इसका इवेजन हो गया है 4 करोड़ का। 4 करोड़ का एक तरह से एग्रीगेट इवेजन चल रहा है। अब यहां पे जीएसटी डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट स्वस्तिक टूर्स एंड ट्रेवल्स फॉर द अबव ऑफेंसेस। क्या ये प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी? स्वस्तिक ट्रेवल्स डिपॉजिटेड द अमाउंट ऑफ टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, ये जमा करा दिया, एंड 1 करोड़ एज कंपाउंडिंग अमाउंट इक्वलेंट टू 25% ऑफ टैक्स इवेडेड एंड रिक्वेस्टेड द कमिश्नर टू कंपाउंड द ऑफेंस। कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं। Other conditions required for compounding has been duly complied. Even the commissioner rejected the request of Swastik Tours and Travels on plea that compounding amount deposited by Swastik Tours and Travels क्या है is less than the minimum compounding amount to be deposited for the compounding of offenses. अब यहां पे इन्होंने फेक इनवॉइसेस के बेसिस पे एक तो आईटीसी क्लेम किया है, और जब फेक इनवॉइसेस के बेसिस पे आप आईटीसी क्लेम करते हो तो 40% ऑफ द अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड आपका क्या रहता है? कंपाउंडिंग अमाउंट रहता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर आप क्या करते हो टैक्स इवेजन के लिए, क्या करते हो? सब्स्टिट्यूट करते हो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स
तो कंपाउंडिंग अमाउंट 25% ऑफ द टैक्स इवेडेड, तब कंपाउंडिंग अमाउंट क्या है 25% ऑफ द टैक्स इवेडेड रहता है। और अगर मोर देन वन ऑफेंस है तो फिर उस केस के अंदर हायर जो कंपाउंडिंग अमाउंट होता है उसके हिसाब से कंपाउंडिंग अमाउंट की क्या होगी, डिटर्मिनेशन होगी। तो वेयर ऑफेंस कमिटेड बाय अ पर्सन फॉल्स अंडर मोर देन वन कैटेगरी, ये रूल में लिखा हुआ है, द कंपाउंडिंग अमाउंट शैल बी द अमाउंट डिटरमाइंड फॉर ऑफेंस अ हायर कंपाउंडिंग अमाउंट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड, जिसके लिए हायर कंपाउंडिंग अमाउंट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। तो अब टोटल इवेजन आपका 4 करोड़ का है, तो हायर कंपाउंडिंग अमाउंट 40% है, तो 40% ऑफ 4 करोड़ आपको कंपाउंडिंग अमाउंट देना पड़ेगा, यानी आपको 1.60 करोड़ कंपाउंडिंग अमाउंट देना पड़ेगा। आपने यहां कितना दिया है, यहां अपन 25% ही देना चाह रहे हैं, 1 करोड़ ही देना चाह रहे हैं, तो क्या कमिश्नर रिजेक्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल, कमिश्नर क्या कर सकता है, आपकी एप्लीकेशन कंपाउंडिंग की इस केस के अंदर रिजेक्ट कर सकता है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल, जिन्होंने इन डेप्थ पढ़ रखा होगा ना कंपाउंडिंग का सारा केस, वही क्या है कर सकते हैं, अदरवाइज तो बाहर है। अच्छा क्वेश्चन था। देन measures Miss Meena agreed by the order of assistant commissioner wants to file appeal to commissioner appeals। कमिश्नर अपील में जा सकता है क्या? बोला नहीं। इसके लिए कहां अपील में जाना पड़ेगा? जॉइंट कमिश्नर अपील्स में जाना पड़ेगा, जेसी अपील्स में या जाना पड़ेगा। Her accountant who looked after GST matters including filing of GST return and the compliances was online on leave, so she decides to file the appeal manually। मैनुअल फाइलिंग कब अलाउड है? जब ऑर्डर इन ओरिजिनल की कॉपी कॉमन पोर्टल में अपलोड नहीं हो या कमिश्नर उसको नोटिफाई करे, ये अमेंडमेंट आया था। तो द ऑर्डर अगेंस्ट मी द अपील इज फाइल्ड इज अवेलेबल ऑन द पोर्टल। यहां क्या मैनुअल फाइलिंग कर सकते हैं क्या, या मैनुअल फाइलिंग नहीं कर सकते? कमिश्नर ने भी कोई नोटिफिकेशन इस दायरे में जारी नहीं किया है कि वेदर मैनुअल मीना कैन फाइल अपील टू कमिश्नर अपील्स, गलत है। दे हैव टू गो एंड फाइल अपील टू जेसी अपील्स। वेदर डिसीजन टेकन बाय मीना टू फाइल अपील मैनुअली करेक्ट है क्या? नहीं, ये डिसीजन करेक्ट नहीं है। तो ये तो बिल्कुल अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, कर सकते हो, क्योंकि वहां ना तो कमिश्नर ने नोटिफाई किया है, ना ही वो ऑर्डर की कॉपी, मतलब ऑर्डर की कॉपी पोर्टल पे अवेलेबल है, तो वो मैनुअल फाइलिंग पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर चरणजीत एन इंपोर्टर फाइल्ड अ क्लेम फॉर रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटी अंडर प्रोटेस्ट विच वॉज assessed on the value of imported machinery। ड्यूटी पे की अंडर प्रोटेस्ट। The assessment order was on the basis of which duty was payable by Charanjit had neither been reviewed nor modified in the appeal। assessment order जिसके आधार पर इसने ड्यूटी दी वो ना तो रिव्यू किया गया है ना मॉडिफाई किया गया अपील में। डिपार्टमेंट रिजेक्टेड द रिफंड एप्लीकेशन। अब बेसिकली क्या है, ये कह रहा है डिसाइड विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस लॉ वेदर एक्शन ऑफ डिपार्टमेंट रिजेक्टिंग द क्लेम इज करेक्ट। तो अब यहां पे जब तक प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज के केस में ये डिसीजन आया था कि जब तक आप असेसमेंट को चैलेंज नहीं करते हो, इज टू बी चैलेंज्ड इन अपील या रिवीजन प्रोसीडिंग्स, तभी आप क्या है रिफंड कैन बी क्लेम्ड ओनली सब्सिक्वेंटली आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द एपिलेट या रिविजनरी अथॉरिटीज। ऑर्डर जब तक नहीं आएगा आप रिफंड की एप्लीकेशन डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो, क्योंकि रिफंड कैन नॉट बी अ रेमेडी, कैन नॉट सब्सटीट्यूट रिफंड एप्लीकेशन, कैन नॉट सब्सटीट्यूट एपिलेट रेमेडी। यानी पहले आपको उस असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज करना पड़ेगा, तभी आप क्या है फर्दर क्या है रिफंड ले सकते हो, बिना उसके आप रिफंड नहीं ले सकते हो। तो बेसिक चीज क्या है कि डायरेक्टली आप रिफंड की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। तो यहां पे ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया था कि अनलेस द असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन रिव्यूड या मॉडिफाइड इन अपील, असेसमेंट ऑर्डर स्टैंड करेगा एंड ड्यूटी पेएबल विल बी एज पर द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। रिफंड क्लेम इज नॉट एन अपील। रिफंड की प्रोसीडिंग क्लेम कोई अपील की प्रोसीडिंग्स नहीं है, इसके लिए आपको सेपरेटली अपील की प्रोसीडिंग्स क्या है लगानी होगी। या तो फाइल करो अपील, या आप क्या कर सकते हो कि उनको कहो
कि भाई हमारे असेसमेंट को वापस से क्या किया जाए, रिव्यू किया जाए। तो ये तो प्री एब्लू इंडस्ट्रीज का केस पहले भी हुआ था, ये आया है। फिर ये डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स, सेक्शन 80 एक बार गो थ्रू कर लेना कि भाई द कमिश्नर मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग अलाउ पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट्स या एनी अदर अमाउंट ड्यू इन इंस्टॉलमेंट्स। मंथली इंस्टॉलमेंट्स रहेगी नॉट एक्सीडिंग 24, ठीक है, ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर कंडीशंस। फिर इसके रूल्स हैं, उसके बारे में लिख देना, ठीक है। कब फैसिलिटी अलाउ नहीं होती है, वो रूल्स दे रखे हैं कि भाई आपने अगर पिछली इंस्टॉलमेंट पहले इंस्टॉलमेंट अलाउ नहीं की गई है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, या अमाउंट 25,000 से कम है, सेल्फ असेस टैक्स के रिलेशन में नहीं अलाउ होता, या फिर क्या है आपने अगर डिफॉल्ट कर दिया है ऑन पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट। साथ साथ ये भी है कि अगर कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू थी उसकी डिफॉल्ट हो गई तो सारी की सारी इंस्टॉलमेंट जब अलाउ की है तो सारी की सारी इंस्टॉलमेंट उसी दिन क्या हो जाएगी, ड्यू हो जाएगी। स्टेटस होल्डर्स के बारे में, समन्स के बारे में क्वेश्चन था, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि भाई समन्स जारी किए जाएंगे तो क्या प्रिकॉशंस बेसिकली लिए जाते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा कि भाई रिपीटेटिव समन्स उनको जारी नहीं किए जाएं, आदमियों को लंबे टाइम तक के लिए नहीं रोका जाए, ठीक है। और नॉर्मली जो भी इनके स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करते हैं वो ऑफिस आवर्स में करें, समन सभी भेजे जाएं जब पर्सनल अटेंडेंस क्या है जरूरी हो। इंस्पेक्शन के रिलेशन में आप यू कैन राइट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 67 दैट पहले जेसी की ऑथराइजेशन चाहिएगी, फिर इंस्पेक्शंस कैन बी से कैरिड आउट कि किसी ने अगर सप्रेस किया है ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई, सप्रेस किए स्टॉक ऑफ गुड्स, या क्लेम किया एक्सेस आईटीसी, या फिर कॉन्ट्रावीन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ट्रांसपोर्टर या वेयर हाउस कीपर ने कॉन्ट्रावेंशंस किए हैं तो क्या इंस्पेक्शन एक्टिविटी कैन बी से कैरिड आउट बाय एन ऑफिसर ऑन ऑथराइजेशन फ्रॉम द जॉइंट कमिश्नर। स्टेटस होल्डर्स के लिए भी मैंने चैनल पे यूट्यूब वीडियो में बताया था आपको कि स्टेटस होल्डर्स पे क्वेश्चन आ सकता है, वही क्वेश्चन 4 मार्क्स का। इनकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो यूएस डॉलर्स मिलियन डॉलर्स में थी, स्टार 1 स्टार के लिए 3 मिलियन था, 2 स्टार के लिए 15 था, फिर 50 था, फिर 200-500 था, इनकी वो लिमिट्स इन्होंने दे रखी है। तो ओवरऑल पेपर की अगर हम एनालिसिस करें तो देखिए शॉर्टकट्स नहीं है, ये थ्योरेटिकल चलो आप लर्न करें। ये पहले प्री एब्लू इंडस्ट्रीज का केस था, उसके बेसिस पे डिसीजन आया हुआ है। यहाँ ये अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि अपील मैनुअली कब फाइल कर सकते हैं। कंपाउंडिंग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने इस बार बनाया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसमें भी रिलीज ऑफ सिक्योरिटी में बच्चा रिफंड की बात कर रहा है, जनरली वो भी पे इंटरेस्ट दे देते हैं तो वो अलाउड नहीं है। और रेट 6% की जगह कुछ अलग लगा दे तो दिक्कत हो जाएगी, कहीं 15 लगा दे, कोई 18 लगा दे। डायनामिक क्यूआर कोड नॉर्मली बच्चा नहीं करता तो वहां दिक्कत आती है। तो जो चाहे छोटे प्रोविजन हो, ईच एंड एवरी चैप्टर क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दिस वॉज आवर डिस्कशन। और जितने आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको ये वीडियो शेयर कीजिए क्योंकि वो भी अपनी गलतियां पता कर पाए। फिर इंस्टीट्यूट को भी मत दोष दो कि भाई कम रिजल्ट आया। वर्किंग नोट्स अगर आप लिखोगे नहीं, ठीक है, पेपर को आप उस हिसाब से इंटरप्रेट नहीं करोगे, प्रोविजंस आप वो पूछ रहा है प्रोविजन वैल्यूएशन का, आप लिख रहे हो आईटीसी का, तो कहाँ से कोई पूछ रहा है सप्लाई है कि एम्बिट में आ रहा है या नहीं आ रहा, अपन पता नहीं क्या बात लिख रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, नंबर कहाँ से आएंगे। तो दिस वॉज आवर डिस्कशन, थोड़ा फास्ट किया अपन ने, बट ओवरऑल पेपर अपन ने ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस थे, मतलब जो सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस थे, दे हैव बीन डिस्कस्ड बाय अस, ठीक है। तो दिस वॉज आवर ऑल एंटायर डिस्कशन। अभी ई बुक रिलीज हो चुकी है, जो स्टूडेंट्स मई 25 के हैं वो भी पूरी इन डेप्थ पढ़ाई करें क्योंकि यही पेपर 5 नहीं है, आपके पेपर 6 भी है। तो पेपर 6 आईबीएस में भी आपने देखा होगा, जीएसटी में अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। तो फंडामेंटली ये आपको अच्छी से करने हैं और वो तभी पॉसिबल है जब आप एक बार कॉम्प्रिहेंसिव बुक से जो हमने रिलीज की हुई है ऑलरेडी वो करें। समरी बुक तभी काम आती है जब आप एक बार पूरा कोर्स अच्छी से पढ़ चुके हो। सो दिस वाज ऑल आवर डिस्कशन। ऑल द बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु विल बी अपीयरिंग इन May 25 एग्जामिनेशन।
और जो उनका रिजल्ट आ रहा है उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। वैसे तो पेपर में आधा 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 करके अपन उस मार्जिन तक तो पहुंच ही जाएंगे आराम से, 50 से 60। बाकी और पेपर्स पे भी सब चीज़ डिपेंड करती है। होप यू पास द एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स।